करके रखना बेटा। प्रीवियस लेक्चर हम देख सकते हैं रिलेशन बिटवीन के सी एंड के टेस्ट। एक बार समरी देख लेते हैं फिर रिलेशन, ठीक है ना। if if reactant A change into product B, reactant A change into product B and equilibrium constant equal to Kc। तो यही रिएक्शन एक बार हम लोग देखते हैं। ए चेंज हो रहा है बी में, सेकेंड केस बी चेंज हो रहा है ए में, और थर्ड केस बी चेंज हो रहा है अगेन ए में। लेकिन अब फर्क क्या है भाई, पहले वाले में स्टोइकियोमेट्रिक चेंज हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2, इधर 2 और इधर 2। इस समय Kc है 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc 2 और इस समय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc 3। ठीक है भाई। तो इस Kc और Kc1 में क्या रिलेशन होगा बच्चा, Kc1 और Kc रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है ना। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम है तो रिलेशन भी डायरेक्ट वाला होगा, मतलब Kc का। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या फर्क है भाई? सर उधर स्क्वायर एंगल। अरे रुकेगा, अभी काहे पकड़ा रहे हो, पूरा बात कंप्लीट हो गया क्या? कभी कभी ज्यादा ही समझदार बन जाते हो यार कई लोग। इस रिलेशन में क्या है भाई, ए रिएक्टेंट था जो कि प्रोडक्ट हो गया, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट, तो रिलेशन क्या होगा भाई, इनवर्स। इनवर्स होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम यहाँ पे भी तो रिएक्शन क्या होगा, इनवर्स। ठीक है ना। लेकिन यहाँ स्टोइकियोमेट्री है तो क्या आएगा पावर में 2। तो अगर ये n है तो पावर में आएगा बच्चा n। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे पावर में अगर 2 की जगह पे अगर n लगा दो तो स्टोइकियोमेट्रिक पावर में जाएगा। तो ये रिलेशन होगा भाई, और कल इसी रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ये थे ना, जिनको कंफ्यूजन था तो शॉर्ट समरी एक जगह इकट्ठा कर लिया ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाओ। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से में तो डायरेक्ट एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, तो दोनों की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल टाइप का होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का होगा। तो डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि वही रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है, स्टोइकियोमेट्री जो भी है वो। यहाँ पे क्या होगा भाई, स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री तो वही है बट रिलेशन अलग है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, तो उल्टा रिलेशन यहाँ पे भी सेम वही है, स्टोइकियोमेट्री पावर में। तो क्लियर है सभी को? तो कल लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किए थे क्लियर है सभी को, इससे क्वेश्चन सॉल्व हुए? सर वो थर्ड केस में एक इसमें स्क्वायर आता है और एक इसमें रूट आता है, वो क्या था? अरे यार, n का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो पावर में भी तो 2 जाएगा ना भाई। क्या बालक हर्ष, n का वैल्यू 2 है तो पावर में 2 जाएगा, तो मैं भी n का वैल्यू n ही रखने देता हूँ ना मालिक, जरूरी थोड़ी हमेशा 2 रहे। हाफ भी हो सकता है तो पावर में हाफ जाएगा। हम रिलेशन ऐसा बना रहे कंक्लूजन कि सभी में वर्क करे, सिर्फ 2 वाले में या हाफ वाले में वर्क थोड़ी करे, उसके लिए थोड़ी बना रहे हैं। A2 equal B2 equal to 2AB
इसका केसी है भैया 4, hence AB half A2 plus half B। तो केसी क्या होगा? केसी डेज क्या होगा दोनों का रिलेशन भाई? केसी डेज सर स्क्वायर होगा। केसी डेज और ये केसी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग है ना भाई, मतलब जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट साइड हो गया, जो प्रोडक्ट था वो रिएक्टेंट। एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, कितने से मल्टीप्लाई हुआ ये सर रिएक्शन? हाफ हाफ। हाफ से मल्टीप्लाई हुआ। अगर सबके आगे हम लोग 2 लगा देते हैं तो भी ये कब कब 12-15 कब तक साफ कर इसको। तो रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई हुआ है भाई ये? इसको इसमें चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा? हाफ से। हेंस वैल्यू ऑफ एन कितना? वैल्यू ऑफ एन का हाफ। तो मतलब क्या होगा? केसी डेस इक्वल टू केसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल और पावर में हाफ। हाफ मतलब क्या है? रूट। तो कितना आएगा भाई? 4 का रूट 2.5। क्लियर है? यस सर। तो बस, तो ये ओवरऑल सभी के रिलेशन एक जगह कंक्लूजन। ए और बी सेम रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, दोनों एक दूसरे इक्वल एन फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एन पावर में जाएगा। बी और ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट की ओर हो गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट की ओर है, तो रेसिप्रोकल लोग मतलब एक दूसरे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशन, इनडायरेक्टली रिलेशन होगा। सेम यहाँ पे भी स्टोइकोमेट्री पावर में जाता है। बस इतना सा था, तो नोट कर लो भाई। जिनको कल कंफ्यूजन था तो आज कंफ्यूजन दूर, और जिनको कल समझ में आ गया वो आज कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, है ना बच्चा हर्ष? एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, ये एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। First, it gives idea about the reaction which is complete or not etc। कैसे देगा वैल्यू? आइडिया तो देखा, इफ वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट if value of equilibrium constant के इक्यू, इसके बाद कर रहे हैं if value of equilibrium constant के इक्यू, इसका वैल्यू आपका 10 to the power 3 और 10 to the power नेगेटिव हो सकता है, 10 to the power 0 या इसी को बोल सकते हैं हम 1, या फिर 10 to the power पॉजिटिव मतलब +3 और पॉजिटिव। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं भाई कुछ कुछ। टी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कुछ वैल्यू हो सकता है भाई, सॉल्व करने पे इतना आ जाए 10 to the power 3 या फिर नेगेटिव वैल्यू 10 to the power 0 या फिर 1 आ जाए, या 10 to the power 3 ये आ जाए। तो इससे कुछ बातें पता चलता है।
अगर 10 to the power 3 हुआ तो रिएक्शन never goes to completion. रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन की ओर नहीं जाएगा, या इसी को बोल सकते हैं, और रिएक्शन हार्डली प्रोसीड, या इसी को बोल सकते हैं रिएक्शन प्रेजेंट एट इनिशियल टाइम। ठीक है ना, रिएक्शन प्रेजेंट एट इनिशियल टाइम। अगर 0 आता है तो इसका मतलब होता है भाई रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन प्रेजेंट होगा एट इक्विलिब्रियम। अगर पॉजिटिव आता है रिएक्शन goes to completion रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, यही बोल सकते हैं रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसे बोल सकते हैं रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, या फिर और रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो एक क्वेश्चन था एपीपी में, एपीपीएस में, उसमें बोला था रिएक्शन 99.8% कंप्लीटेड, तो 10 की पावर में ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? 10 की वैल्यू जितना भी पॉजिटिव होगा रिएक्शन उतना ज्यादा क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। तो वाला क्वेश्चन था ना ये, होगा सर, यस सर था। 99.8% ऐसा ही कुछ था, कंप्लीटेड था। तो उस टाइप के क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। क्लियर है भाई? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, या फिर जीरो। जीरो हुआ तो इक्विलिब्रियम पे, नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन बस स्टार्टिंग स्टेज पे है, प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, या धीरे धीरे आगे प्रोसीड हो रहा है। यहाँ पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आता है तो रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया मान सकते हो, या ऑलमोस्ट, या फिर रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर है सभी को? यस सर। फर्स्ट एप्लीकेशन जल्दी से, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हो, बट उसके लिए हमको पता चला रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो छोटा सा दो बातें नोट कर लेते हैं भाई। द रेशियो बिटवीन concentration of concentration of product and concentration of reactant at any time is called reaction quotient QC। ठीक है ना भाई? तो सपोज कोई रिएक्शन A प्लस B चेंज हो रहा है प्रोडक्ट C प्लस D में। A का स्टोइकियोमेट्री A, B का B, C का स्टोइकियोमेट्री C एंड D का D। तो इस समय QC का वैल्यू क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है भाई? C D, रिएक्टेंट में क्या है? A एंड B। स्टोइकियोमेट्री कहां जाएगा भाई? पावर, पावर पे रखोगे तो ये QC का वैल्यू हुआ। किसका वैल्यू हुआ ये? QC। अच्छा, KC का वैल्यू या K इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होगा बताओ? इक्विलिब्रियम K का वैल्यू क्या होगा भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन C इनटू कंसंट्रेशन D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B।
तो दोनों में फर्क क्या है भाई? दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं तो दोनों सेम मान लोगे ना। सर उसमें डेल एन जी जीरो रहता है। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है? सर डेल एन जी का रहता है क्या? हाँ डेल एन जी। नहीं, वो भी तो सेम होगा ना भाई। क्या डिफरेंस है? लाइन स्टेटमेंट में छुपा हुआ है भाई। सर QC एट एनी टाइम है और वो इक्विलिब्रियम में। वेरी गुड। ये कब कैलकुलेट होता है? एट इक्विलिब्रियम। और ये कब कैलकुलेट होता है? एट एनी टाइम। तो क्यूसी कैलकुलेट होता है एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब है एट इक्विलिब्रियम, बिफोर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम। एट एनी टाइम का मतलब है इक्विलिब्रियम से पहले, इक्विलिब्रियम के बाद, या इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट जब करें प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूसी। और के इक्विलिब्रियम कब कैलकुलेट होता है? सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। तो ये है दोनों में डिफरेंस। समझ में आया? रिएक्शन कोएफिशिएंट या कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट क्या होता है भाई? एनी टाइम। और ये एट इक्विलिब्रियम। इसके स्टेटमेंट में छुपा हुआ है भाई दोनों में डिफरेंस। एट एनी टाइम तब क्यूसी, एट इक्विलिब्रियम तब क्या हो जाएगा भाई? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इन्हीं से रिलेशन बनेगा भाई। रिलेशन वैसे ही भाई, इनके रिलेशन से प्रेडिक्ट करोगे रिएक्शन का डायरेक्शन। रिलेशन बिटवीन क्यूसी एंड केसी। तो क्यूसी ग्रेटर देन केसी या के इक्विलिब्रियम, ये हो सकता है भाई। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है? दोनों सेम, क्यूसी इक्वल टू के इक्विलिब्रियम। और एक थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है भाई? क्या हो सकता है थर्ड कंडीशन? क्यूसी लेस देन के इक्विलिब्रियम। ये तीन कंडीशन हो सकता है रिलेशन का। तो पहला कंडीशन क्या बता रहा है भाई? क्यूसी हाई है। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है? क्यूसी इक्वल है के इक्विलिब्रियम के। और थर्ड कंडीशन क्या बता रहा है? थर्ड कंडीशन क्या बता रहा है भाई? क्यूसी लेस देन इक्विलिब्रियम के। चलो इसी को मैं उल्टा कर लेता हूं यहाँ पे, ये यहाँ पे। तो क्यूसी का फॉर्मूला क्या है भाई? क्यूसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही होता है जो स्टोइकियोमेट्री जो भी एक्स वाई जाएगा। ये वैल्यू हाई है या लो है? एक रिलेशन से बताओ, वैल्यू हाई है या लो है? लो। लो है। दिख गया ना भाई? क्यूसी लो है के इक्विलिब्रियम से। लो कब होगा? हेंस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा भाई? कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? पहले मुझे ये बताओ जल्दी से। दोनों में हाई कौन होगा कि ये लो हो जाए? सर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट हाई होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो जब भी रिएक्टेंट हाई हुआ तो एक कहानी सुन लो भाई। कहानी क्या भाई? खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? चावल ले लिए भाई, ठीक है ना? पानी। हाँ, चावल ले लिए प्लस पानी ले लिए। और क्या ले लिए? 1 kg चावल ले लिए। ले लिए आधा किलो दाल। एकदम दाल वाला खिचड़ी बना रहे हैं। मिर्च मसाला पानी डाल दिए, ठीक है। अब हम लोग चावल है 10 किलो, मोहल्ले को खिलाना है भाई, ठीक है ना? भंडारा लगा रहे हैं। 3 किलो दाल ले लिए भाई, मिर्च मसाला पानी डाल दिए और उबाल दिए, गरम कर दिए।
तो बताओ खिचड़ी किसमें ज्यादा मिलेगा? दूसरे में। दूसरे वाले में मिलेगा। इतना कॉमन सेंस है ना भाई। तो भैया यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा थे या बी में, ए में रिएक्टेंट ज्यादा थे या बी में रिएक्टेंट ज्यादा था? बताओ। सर बी में। सबको क्लियर है बच्चा? ए में रिएक्टेंट कम है, बी में ज्यादा। ज्यादा रिएक्टेंट तो ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा रिएक्टेंट तो ज्यादा प्रोडक्ट। तो अभी क्यूसी जब लो है मतलब रिएक्टेंट क्या है भाई? हाई है। और रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट की ओर। तो रिएक्शन goes to reactant to product, reactant to product। तो रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा भाई? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या इसी को बोला जाता है रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन गोज टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? तो क्यूसी अगर लो है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा भाई? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। नेक्स्ट, क्यूसी और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा? सर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों इक्वल रहेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। सर क्यों? कैसे? रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, तुम लोग तो भूल गए इक्विलिब्रियम का प्रॉपर्टीज। रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या होता है भाई? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका मतलब? सेकंड पॉइंट क्या होता है इसका मतलब भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट, ये होता है। और कांस्टेंट कहने का मतलब ये नहीं होता इक्वल होगा। कांस्टेंट कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? मे बी इक्वल और नॉट। यही बताया था कि नहीं बताया था प्रॉपर्टीज और इक्विलिब्रियम में जब ग्राफ सॉल्व कर रहे थे तब? कि कुछ और बताया गया था? इक्वल होगा बोलते हो, पूरा पढ़ाया लिखा है सब बर्बाद। रिएक्शन प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन का रेट सेम होगा, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन में बी सेम और नॉट, मतलब ग्रेटर देन या फिर लेस देन, कुछ भी कंडीशन हो सकता है। ये इक्विलिब्रियम पे। थर्ड वाले पे जगह अभी नहीं है, पहले यहां तक नोट करो, देन थर्ड वाला कंप्लीट करते हैं। क्लियर है ना सभी को? क्यूसी और केसी क्या है या के इक्विलिब्रियम क्या है? ये इक्विलिब्रियम पे कैलकुलेट होता है, ये एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब अभी बोल दिया होगा लेकिन कई लोग नोट नहीं किए होंगे क्योंकि सोचते हैं हम गए तो बहुत याद रहता है भाई, और 2 दिन के बाद बोलेंगे सर मुझे समझ नहीं आया ये एट एनी टाइम का मतलब क्या है। एट एनी टाइम का मतलब बताया था ना, याद रखना है उसे, नोट कर लो कहीं पे। बिफोर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम और एट इक्विलिब्रियम। एट एनी टाइम कहने का मतलब क्या है? क्लियर है सभी को? ये था भाई। अब थर्ड वाले केस में क्या होगा बताओ? जहां पे क्यूसी ग्रेटर देन है के इक्विलिब्रियम से, तब क्या होगा? रिएक्शन का प्रोडक्ट डायरेक्शन रिएक्टेंट से बड़ा रहेगा। केस थर्ड में कहां क्या कैसे होगा? तो थर्ड में क्या होगा? क्यूसी क्या है भाई? ग्रेटर देन के इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा? क्यूसी कब हाई हो सकता है? क्यूसी का वैल्यू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलेशन हाई। तो हाई कब हो सकता है बच्चा? जब प्रोडक्ट ज्यादा हो, रिएक्टेंट क्या हो कम। तो भैया खिचड़ी बनाते समय चावल दाल मिलाने से खिचड़ी तो बनता है, बट खिचड़ी से वापस चावल दाल नहीं बनता। बट मान के चला अगर ऐसा होता तो ज्यादा प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से रिएक्शन कहाँ आ जाएगा?
रिएक्टेंट की ओर, मतलब क्या होगा, रिएक्शन गोज टू क्या बोलोगे भाई, रिएक्शन गोज टू प्रोडक्ट टू, ज्यादा से कम की ओर मतलब ज्यादा से कम की ओर हमेशा जाता है, गोज टू प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, वहां पे रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट था। इस डायरेक्शन को कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे भाई? बैकवर्ड। हाँ, उल्टा चल रहा रिएक्शन, रिएक्शन गोज टू बैकवर्ड डायरेक्शन। सर सर इसमें प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा ना तो अपने प्रोडक्ट ज्यादा होगा अपने तरफ से लगा। बेटा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, एक साइड नहीं चल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब ए बी में चेंज हो रहा है और बी ए में चेंज हो रहा है, तो बी ज्यादा होगा तो ए फास्ट बनेगा, अगर ए ज्यादा है तो बी फास्ट बनेगा, ठीक है ना? तो ज्यादा दिमाग ना लगाएं यहाँ पे, ठीक है, आपके लिए हानिकारक हो सकता है, सूचना जनहित में जारी। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्शन कहाँ चल जाएगा, पीछे की ओर रिवर्स आने लग जाएगा, मतलब बैकवर्ड टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे ये भी हो सकता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कौन ज्यादा कौन हाई हो सकता है, बताओ? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या ज्यादा रिएक्शन किसकी ओर जा रहा है भाई? सर बैकवर्ड। बैकवर्ड, तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन हाई होगा, ये भी याद रखना। और वैसे केस 1 में बोलता तब यहाँ पे क्या रिलेशन होता है बताओ तो? सर फॉरवर्ड की तरफ ज्यादा होगा। फॉरवर्ड का ज्यादा होगा, ये ऐसा भी पूछ सकता है, तो वो आपको समझना है भाई, इनमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, तो नोट कर लेना इसको। तो ये था यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नोट कर लिया सब? करो जल्दी से नोट यहाँ तक, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। केसी वाले में, फर्स्ट वाले केस में ये वाला पॉइंट ऐड कर लेना बच्चा लोग। तो रिलेशन से देखकर क्यूसी और के इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट ये हाई है, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा तो रिएक्शन उल्टा आ जाएगा, और रिएक्टेंट ज्यादा है तो सीधा जाएगा, सीधा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बड़ा होगा, उल्टा रहा तो रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। सिंपल सा अप्रोच है और कुछ नहीं, छापो जल्दी। तो नेक्स्ट टॉपिक है भाई, इसमें हेडिंग नोट करना, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका कुछ फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं भाई। डिग्री डिसोसिएशन मतलब अल्फा भी ले सकते हो एक्स, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे होगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, या फिर कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। तो होता क्या है सुन लो, वेयर अल्फा तो पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैपिटल डी वेपर डेंसिटी, जो कि क्या होता है भाई, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास। स्मॉल डी है ऑब्जर्व वेपर डेंसिटी, जो कि क्या होता है, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। एम क्या है भाई, ओरिजिनल या फिर रियल मोलार मास या एक्चुअल मोलार मास, और एम क्या है भाई, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या मोलार मास। तो इन रिलेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, है ना, डिपेंडेंट क्वेश्चन।
हाँ सर, बहुत सारे। हाँ तो हो जाएगा अब सॉल्व। तो डी दिया होगा या फिर डी की जगह पे क्या दिया होगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना बच्चों, तो देख लेना। तो वेपर डेंसिटी हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर मास है और डी छोटा स्मॉल डी है वो ऑब्जर्व्ड है, तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास का हाफ लोगे। तो इससे भी कोई भी बनेंगे। हाँ बच्चा बोलो। सर कोई भी एलिमेंट दिया रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कैसे है? नहीं, जो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हो वो रियल मॉलिक्यूलर मास है, एक्चुअल है। एलिमेंट का मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है वो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है ना। सर तो फिर जो कैपिटल एम है वो रियल मॉलिक्यूलर मास है ना? हाँ शायद मैं कुछ ऐसा ही बोला था। ओके सर। शायद मैंने ऐसे ही कुछ बोला था रियल करके, लिख लो। रियल नहीं सर, एक्चुअल बोले थे आप। रियल या एक्चुअल वही है भाई, कुछ तो बोला था। अब ये ऑब्जर्व है तो जाहिर सी बात है रियल वाला कैपिटल एम है भाई। अब चलते हैं भैया अंतिम पड़ाव की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट, और इस पड़ाव में भाई कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस करना क्या है, कहानी सुनना और कहानी को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। एक प्रिंसिपल है, उसमें कुछ कहानी सुनाया जाएगा और उस कहानी को एकदम दिमाग में आराम से बैठा लेना। सिंपल सा है भाई स्टोरी, जैसा स्टोरी बता रहे हैं वैसा स्टोरी दिमाग में बैठा लिए तो भैया वो कहानी जब तक तुम्हें याद है तब तक इसके क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं हो सकते। तो नोट करो पहले इसको। तो हेडिंग नोट करो, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। तो होता क्या है भाई, ये प्रिंसिपल एक आइडिया देगा कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा, किसके बारे में आइडिया देगा, इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन चेंज करे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट का, टेम्परेचर को बढ़ा दिए या घटा दिए, अलग से गैस ऐड कर दे रहे इनर्ट गैस, या फिर प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये बताता है इक्विलिब्रियम में चेंज। इसके बारे में दो बातें, it gives idea about the change in it gives idea about the change in it gives idea about the change in equilibrium constant it gives idea about the change in equilibrium constant when concentration of reactant product concentration of product pressure volume and temperature are changed। तो ये इक्विलिब्रियम में क्या चेंज होगा, कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंज किया जाए तब। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो कौन सा लॉ देता है भैया, प्रिंसिपल, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल। अब क्या चेंज होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कुछ देर पहले देखा ना फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से क्लियर होता है। ठीक है, इन्होंने बताया था रिएक्टेंट ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा है तो रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये सब ली चार्टेलियर प्रिंसिपल से पता चलता है और इसी को कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस मुझे कल ये बताना एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है भाई, डेल एनजी कैलकुलेट करने आता है सबको? यस सर। प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट मालूम है, डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एक्सो। और पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। इतना क्लियर है सभी को? तो इतना याद होना चाहिए, डेल एनजी डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलता है या ऐड होता है भाई? सर हीट क्या होता है?
रिलीज्ड होगा मतलब रिलीज होगा एक्सोथर्मिक में, और पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होगा। ये पता होना चाहिए कल तक, कर लोगे यार? तो बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आज बस इतना ही। बेटा जब रिएक्शन को सॉल्व करते हो वहां पे मोल नहीं दिया रहता, तो मोल कितना मानना है आपको, खुद एज्यूम करना है 1 मोल। कितना मोल लेके चलना है, 1 मोल। रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का मोल नहीं दिया तो 1 मोल, वॉल्यूम नहीं दिया है तो कितना मान के चलना है, पहले ही बता के रखे हैं 1 लीटर, नहीं तो कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर है बच्चा लोग? यस सर। ठीक है हर्ष बालक? हाँ सर। संस्कृति बेटा सॉल्व हुआ था क्वेश्चन फिर? हाँ सर। ठीक है ना, तो वैसे अगर कुछ नहीं दिया तो 1 मान के चलोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी कुछ नहीं दिया था 1 लीटर। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त।